गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हालचाल, कैसे हो सब? लास्ट क्लास में कोई सवाल था क्या? एक क्वेश्चन था आई थिंक। ओके, एक सवाल था। गुड इवनिंग आयुष। एंड द क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि एक तो आपकी लाइन थी x माइनस वाई इक्वल टू 0 और हमारे पास दो पॉइंट्स थे गाइस। एक तो P13 एंड Q2,7 और R कोई पॉइंट था जो इस लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 पे घूम रहा था, है ना। तो इसका हमने एक पार्ट देखा था कि भाई पी आर प्लस क्यू आर मिनिमम हो तो आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैंने इसमें क्या किया था कि पी या क्यू में से किसी एक का रिफ्लेक्शन ले लीजिए और जो पी का रिफ्लेक्शन का पी डैश आता है तो पी डैश क्यू इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी डैश एंड क्यू, या पी डैश आर प्लस आर क्यू की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो पी डैश क्यू होगी। और वहां से मैंने बताया था कि पी डैश क्यू लाइन को इंटरसेक्ट करा दीजिए इस लाइन के साथ, तो अपने आप आपका पॉइंट आर आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। पहला पार्ट भी इंटरेस्टिंग था इनफैक्ट। पी आर माइनस क्यू आर के मिनिमम वैल्यू, इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारे तर्क सोच लेते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारे तर्क उलझ जुल के सोच लेते हैं ना। पी आर माइनस क्यू आर का मिनिमम, देख भाई, मॉड्यूलस का अगर लीस्ट निकालना होता है तो मॉड्यूलस का लीस्ट आप पहले सोचो क्या हो सकता है। तो भाई किसी भी मॉड्यूलस का लीस्ट 0 हो सकता है, 0 से कम तो हो ही नहीं सकता है। तो बस मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या कैस कोई ऐसा आर है जिसके लिए पी आर और क्यू आर सेम हो जाए। अगर कोई ऐसा आर है जिसके लिए पी आर और क्यू आर सेम हो जाए तो उसी आर के लिए लीस्ट होगा। क्यों? कॉमन सेंस कहता है ना कि मॉडुलस 0 से नीचे नहीं हो सकता है। तो बस एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या 0 अचीव करेगा। तो 0 भाई कब अचीव करेगा? जब पी आर इक्वल टू क्यू आर हो जाए। जब पी आर इक्वल टू कितना हो जाए? क्यू आर, और उसके लिए जो आर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो भाई मेरे आर को अल्फा अल्फा मान लेते हैं क्योंकि ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 पे है, और पी आर इक्वल टू क्यू आर के लिए आर चेक करें तो दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। तो यहां से क्या बनेगा भाई? अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया, लॉजिक नहीं चमका हो तो बता दीजिएगा। अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 7 का होल स्क्वायर। बहुत प्यारा लॉजिक है ना। तो हम लोग बोले अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 9, and this is alpha square minus 4 alpha plus 4 and alpha square minus 14 alpha plus 49। अब आप चेक करो भैया, अल्फा स्क्वायर तो गया सबसे। अब ये 2 और 6 कितना हो जाएगा? माइनस 8 अल्फा। और ये कितना है बच्चों? माइनस 18 अल्फा। तो ये माइनस 18 अल्फा लेफ्ट में आएगा तो 18 अल्फा माइनस 8 अल्फा 10 अल्फा हो जाएगा। यस सर, है ना, 10 अल्फा। फिर ये 1 और ये 9 मिलके कितना हो गया? 10। और ये 9 और सॉरी ये 49 है, सॉरी। अच्छा तो उसको उधर ले जाना, 40 हो जाएगा ये, और 3 43 हो रहा है लग रहा है। तो अल्फा की बहुत खतरनाक सी वैल्यू आ रही है, शायद 43/10। यानी हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट क्या होगा? 43/10 कॉमा 43/10। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो मैक्सिमम पे जाएंगे। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो मैक्सिमम पे जाएंगे। देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि पी आर माइनस क्यू आर का जो मॉडुलस है वो मैक्सिमम हो जाए। वो क्या हो जाए? मैक्सिमम। तो इसको थोड़ा सा अलग पेज पे करते हैं। तो फिर से वो लाइन बना देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाला, एंड नाउ वी हैव अ पॉइंट P 1,3 और एक पॉइंट और है Q। सॉरी, Q2,7 एंड R पॉइंट समवेयर हियर, है ना, R पॉइंट समवेयर है।
अब बोल रहा है भाई मेरा पी आर माइनस क्यू आर जो है वो मैक्सिमम हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर आप सबको समझ में आ रही हो ये बात, तो ये तीनों से एक ट्रायंगल बन रहा है, नमस्ते नमस्ते, है ना, इन तीनों से एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो आप। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया था ना, पी आर माइनस क्यू आर का अगर लीस्ट निकालना था तो किसी भी मॉड्यूलस का लीस्ट जीरो हो सकता है। तो वहां से हमने सोचा कि भाई अगर ये जीरो हो रहा होगा तो पी आर क्यू आर सेम हो रहा होगा, और उसके हिसाब से आर के कोऑर्डिनेट्स को अल्फा अल्फा मान के निकाल लिया। लेकिन अब यहां क्या है, अब हम लोगों ने पी आर और क्यू आर के डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है। अब सुनना ध्यान से, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपने पढ़ी होगी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में एक स्टेटमेंट ऐसा है कि द थर्ड साइड है दैट इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि थर्ड साइड जो है दैट इज पी क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स दैट इज पी आर माइनस क्यू आर। तो सभी बच्चे ये स्टेटमेंट जानते होंगे, है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है ना। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है कि पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर माइनस क्या, क्यू आर। तो अब अगर आप ध्यान से सोचे, है ना, इसी चीज को थोड़ा ध्यान से सोचिए, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पी आर माइनस क्यू आर का मैक्सिमम क्योंकि ये ऑलवेज पी क्यू से छोटा है, और पी क्यू आपका फिक्स है बच्चों, पी क्यू इज नॉट अ वेरिएबल थिंग। मतलब ये जो पी क्यू है अगर ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, तो यानी कि पी आर माइनस क्यू आर का मैग्नीट्यूड हमेशा इस पी क्यू के लेंथ से छोटा होगा। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम पी क्यू के बराबर हो सकता है, लेकिन उस केस में ट्रायंगल नहीं बनता है, अगर आपको याद हो, है ना, उस केस में ट्रायंगल नहीं बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मैक्सिमम इसका पी क्यू हो सकता है, पी क्यू को क्रॉस नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा पी क्यू से छोटा है। तो पीक्यू को क्रॉस तो कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन कोई पूछे सर इक्वल टू पीक्यू हो पाएगा क्या, जब तक ट्रायंगल है तब तक नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है, और वो पर्टिकुलर केस क्या होगा वो समझते हैं हम, है ना, वो समझने की कोशिश कर लेते हैं एक बार, है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इस लाइन को आगे की तरफ सरका दो, इस लाइन को ऐसे, इस लाइन को आगे की तरफ सरका दीजिए, इस लाइन को आगे की तरफ सरका दीजिए, सरका दिया भाई साहब। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसको भी थोड़ा पीछे एक्सटेंड करके फील लीजिए, है ना, देखिए, देखिए ध्यान से। तो अपन यहां पे क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि पी आर माइनस क्यू आर का मैक्सिमम, पी आर माइनस क्यू आर का जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम पी क्यू हो सकता है, लेकिन उस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो मैंने क्या कहा कि आप इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए और पी क्यू वाली लाइन को आगे बढ़ा के बना दीजिए। अब अगर मैं इस पॉइंट को आर मानता हूं, सोचना थोड़ा सा, है ना, तो पहली चीज ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना, देख लीजिए। अब इस केस में मैं तुमसे पूछता हूं कि व्हाट इज पी आर माइनस क्यू आर का मॉडुलस, तो देखना ये पी आर और ये बेटा क्यू आर। तो पी आर माइनस क्यू आर, है ना, वो दिख रहा है क्या, इसके नेगेटिव के बराबर आएगा पी आर माइनस क्यू आर। तो उसका जब मॉडुलस लोगे तो वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं आर के इस पोजीशन के लिए पी आर माइनस क्यू आर का मॉडुलस का मैक्सिमम आएगा, और जैसे ही आर इधर उधर हो गया तो ट्रायंगल बनेगा, तो हमेशा लेस देन होगा, यानी मैक्सिमम अचीव कब करेगा, इस पॉइंट के लिए। तो क्या करना चाहिए मुझे, इस पॉइंट को निकालने के लिए मुझे ये लाइन लिख लेनी चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं बॉस, y माइनस 7 इक्वल टू x माइनस 2, सही बात है, और स्लोप लिखोगे तो 7 माइनस 3 4 और 2 माइनस 1 1। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। दूसरा y इक्वल टू x वाली लाइन लिख रहे हैं, तो यहां पे y की जगह x रख दो, इक्वल टू 4x माइनस 8, यानी इसको इधर ले जाइएगा तो 3x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। अगर x 1/3 आ रहा है दोस्त, तो y भी कितना आ जाएगा आपका 1/3। चेक कर लो, नहीं समझ में आ रहा हो तो। क्या समझ में आ गया सबको ये वाला पार्ट भी, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं गाइस, कंकरेंसी ऑफ
लाइंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आते रहते हैं, है ना, कंकरेंसी ऑफ लाइंस। है ना, कंकरेंसी ऑफ लाइंस। ठीक है, तो इसमें पहले एक लाइन लिखी है ना, इसमें एक पहले लाइन लिखी है, मतलब स्टेटमेंट, थ्री और मोर लाइंस is said to be concurrent. Three or more lines is said to be concurrent if they pass through a single point. Three or more lines is said to be concurrent if they pass through a single point. Three or more lines is said to be concurrent if they pass through a single point. मतलब तीन या तीन से ज्यादा लाइंस को कंकरेंट कब कहते हैं, है ना, हम अभी तीन के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो तीन लाइंस को कंकरेंट कब कहेंगे, जब तीनों की तीनों लाइंस एक सिंगल पॉइंट से पास कर जाए। तो अगर तीन लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, तीनों लाइंस को कंकरेंट। तो हम अभी उसके लिए कंडीशन निकालने वाले हैं, यानी कि हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। तो हम लोग इसमें सुनेंगे ध्यान से, राइट। जैसे तीन लाइंस हमने ले ली भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप पहचानते हैं इन तीनों को, ये तीनों लाइंस हैं। और तीसरा ले लिया a3x प्लस b3y इक्वल टू प्लस c3 इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा राइट हैंड साइड पूरा का पूरा 0 है, राइट हैंड साइड पूरा का पूरा क्या है बच्चों, 0। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो तीनों लाइंस है, ध्यान से देखना, इसकी कंकरेंसी की बात हो रही है। मतलब क्या हुआ होगा कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास करेगा, तीनों लाइन क्या करेगा, एक ही पॉइंट से पास करेगा बॉस। तो अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा, जैसे ये और ये, तो इन तीनों लाइंस को आप कह सकते हो कंकरेंट। आप इन तीनों लाइंस को क्या कह सकते हो, कंकरेंट। एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंकरेंसी, तो आंसर इज कि कंडीशन फॉर कंकरेंसी कि अगर ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ द above three lines are concurrent, देन अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है, देन ये जो डिटर्मिनेंट अब लिखने वाले हैं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। सिंपल कोएफिशिएंट उठाते जाइए। तो ये डिटर्मिनेंट क्या है बच्चों, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, है ना। तो अगर ये तीन लाइंस कंकरेंट हैं, अगर ये तीन लाइंस कैसी हैं, कंकरेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं इफ द अबव थ्री लाइंस आर कंकरेंट, देन ये जो डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसको लिख लीजिए पहले तो। चलिए डन हो गया। अब मन में एक विचार ये आ सकता है कि सर ये कंडीशन कहां से आ गया, है ना, ये कंडीशन कहां से आ गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट 0 होगा, ये कंडीशन कहां से आ गया। देखो सिंपल है, सिंपल है। इसकी कैलकुलेशन में मैं नहीं फंसना चाहता हूं, बट आपको आइडियली बता दे रहा हूं कि हुआ क्या है, किया क्या गया है। किया क्या गया है कि जैसे ये दो लाइंस हैं तो इनको सॉल्व कर लिया गया, मान लीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करोगे तो आ जाएगी, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, है ना। तो ये कंडीशन कैसे है, पहले मैं उसके बारे में आपको बतला देता हूं। उसमें कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन फालतू में करना नहीं चाह रहा, अननेसेसरी है, कोई मतलब नहीं है। आप समझ लीजिए कि हुआ क्या होगा। आप चाहे तो खुद से घर पे भी कर सकते हैं ना। तो हम लोगों ने क्या किया होगा कि ये दोनों लाइंस को जैसे सॉल्व कर लिया है ना, तो जैसे एक्स वाई निकालना आता होगा, दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का भी तरीका है, और दूसरा तरीका वही है कि आप इसको जैसे b2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको b1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, घटा दीजिए, x आ जाएगा। इसको a2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको a1 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, y आ जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने x और y निकाल लिया होगा। फिर क्या किया गया होगा कि अगर ये तीनों लाइंस कंकरेंट है तो तीनों के तीनों एक पॉइंट से पास कर होंगे, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया होगा वो इस पे भी लाई करना चाहिए। तो फिर ये जो x और y के वैल्यूज आई होंगी ना, x और y की वैल्यूज यहां रख दी गई होंगी, और जैसे ही x और y की वैल्यूज यहां रख दोगे
तो वो जो कंडीशन आएगा ना A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 वो वही कंडीशन बनेगा। और उस कंडीशन को जब आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिएगा तो ऐसा बन जाएगा, है ना। उस कंडीशन को जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिएगा तो ऐसा बन जाएगा। मतलब क्या किया गया होगा, सोचो कि पहले दो लाइंस को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आया उस पॉइंट को तीसरी लाइन पे रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि तीनों लाइन सिंगल पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करना चाहिए, और वो देता है आपको कंडीशन। और उस कंडीशन को जब आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हो तो ऐसा बन जाता है। तो क्लियर है बात कि ये कंडीशन कैसे आया होगा, है ना। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। यहां पे आपको ये सिखाया गया बच्चों कि अगर ये तीनों कंकरेंट है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। यहां पे क्या सिखाया गया है कि अगर ये तीनों कंकरेंट हैं तो ये कंडीशन ट्रू होगा। बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। अब मैं आपको उल्टा बोलने वाला हूं। अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब कि ये जो डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये तीनों लाइन कंकरेंट होगा? सोच के बताइएगा, है ना। क्या कंडीशन समझ में आई बात? नहीं, ये तीनों के तीनों कंकरेंट हैं तो ये कंडीशन आएगा, क्योंकि कंकरेंट है तो दो को सॉल्व करके जो पॉइंट आया वो तीसरे को सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन आ गया, बहुत बढ़िया बात है सर। अब मेरा क्वेश्चन उल्टा है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों लाइन कंकरेंट है? सोचिए सोचिए। यस सर बोलने वालों का तो मतलब यही है मेरे ख्याल से कि वो कहना चाह रहे हैं कि भाई ये 0 है तो इन तीनों को कंकरेंट बोल सकते हैं। एक ने लिखा बच्चे ने मे और मे नॉट, तो भाई आप थोड़ा प्रकाश डालें कि मे नॉट मतलब क्या है, मतलब आपका मे नॉट का मतलब क्या है कि कंकरेंट नहीं होगा। तो क्या आप बतला सकते हैं कब कंकरेंट नहीं होगा? जो बच्चे नो बोल रहे हैं या नो नॉट बोल रहे हैं तो वो बतलाएं कि क्या ऐसा होगा, मतलब फिर उस केस में क्या होगा कि डिटर्मिनेंट 0 भी या कंकरेंट नहीं है तो कैसी लाइंस होंगी वो। चलिए तो देखते हैं। तो इसमें एक लाइन लिखिएगा पहले, है ना। इसमें एक लाइन लिखेंगे, है ना। लाइन लिखेंगे ऐसा कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। लाइन लिखेंगे कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या हुआ है? जैसे हमने बोला कि अगर ये तीन लाइन कंकरेंट है तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। लेकिन हम कन्वर्स किसको कहते हैं बच्चों की? अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो यू कैन नॉट कॉल द थ्री लाइंस टू बी कंकरेंट, यू कैन नॉट कॉल द थ्री लाइंस टू बी कंकरेंट। मतलब कुछ और पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, तीनों लाइंस क्या है? पैरेलल। तो अगर बच्चों ये तीनों लाइन पैरेलल हैं तो वन ऑफ देम मस्ट बी k टाइम्स द अदर, ऐसा कुछ होगा। ये k1 टाइम्स k2 टाइम्स, क्योंकि आपको पता है ना पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होगा। तो कोई बोले कि भाई ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, मान लीजिए, है ना, ये तीनों लाइंस कैसे हैं? पैरेलल। तो अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है मतलब ऐसी सिचुएशन बन रही होगी कुछ, नॉट वर्टिकल, कैसी भी लाइंस होंगी तो पैरेलल में ऐसी सिचुएशन बनेगी। अगर तीनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है, तो यानी सबके स्लोप्स बराबर हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि -a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू -a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू -a3 अपॉन b3, पैरेलल लाइंस। तो तीनों के स्लोप बराबर होंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं ना कि a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। तो इस केस में भी डिटर्मिनेंट 0 होगा दोस्त, इस केस में भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। जैसे देख सकते हैं आप कि a1 इक्वल टू लैम्डा b1 हुआ। नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा, है ना। रट रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगा, अगर आप चीजों को समझते हैं वाकई में बेसिक से तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कोई बड़ी चीज नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं लिख रहा हूं कि तीनों लाइन पैरेलल है, मतलब ऐसी सिचुएशन तो स्लोप्स हैज टू बी इक्वल। स्लोप्स बहुत बार बतलाई हुई है ना, माइनस हटा दिया है, ये लिखा है इक्वल टू लैम्डा, रेशियो प्रोपोर्शन, बेसिक मैथ्स में बहुत बार बतलाया गया है। तो पढ़ रहे होगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऐसी चीज आ गई। अब आप देख लो इस केस में डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो अगर आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप पहले में लिखिएगा a1 की जगह लैम्डा b1, लैम्डा b2, लैम्डा b3, फिर क्या है भाई b1 b2 b3 c1 c2 c3, है ना, ऐसा। तो अब आप इस केस में जब लैम्डा को बाहर निकाल लीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं। और अगर आपने डिटर्मिनेंट बेसिक भी पढ़ा हुआ है तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल होता है बस तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा हो तो ओपन कर लीजिएगा, तभी भी 0 दिख जाएगा, है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि जब लाइंस पैरेलल हैं, जब लाइंस पैरेलल हैं तब भी ये डिटर्मिनेंट 0 होता हुआ दिख रहा है। तो उसका मतलब क्या लाइंस कंकरेंट है इस केस में? नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या था कंकरेंसी का
कि ऑल द थ्री लाइंस मस्ट बी पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, जो कि इस केस में नहीं दिख रहा है। यानी आप समझिएगा कि अगर तीनों लाइंस कंकरेंट है तो ये डेल्टा तो जीरो होगा, मतलब इस डिटर्मिनेंट को तो जीरो लिख सकते हैं ना। और ये डिटर्मिनेंट आया कैसे था कि दो को सॉल्व किया, जो पॉइंट आया उसको तीसरे में सेटिस्फाई कर दिया। तो इस कंडीशन में कोई मतलब इनजेन्युइनिटी नहीं है ना, कि कंकरेंट होगा तो डेफिनेटली इन दोनों को सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो तीसरे को सेटिस्फाई करेगा। यानी तीनों कंकरेंट पे डिटर्मिनेंट तो जीरो हो जाएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट जीरो होने पे क्या तीनों कंकरेंट है? आंसर इज नो। इट इज पॉसिबल कि मान लीजिए तीनों के तीनों लाइंस क्या होगी भैया, पैरेलल। तो तीनों के तीनों लाइन पैरेलल होगी तब भी डिटर्मिनेंट जीरो है, बट लाइंस आर नॉट कंकरेंट। आई होप मैंने बहुत बार बोल दिया है, समझ में आ गया होगा। एक आयुष का कुछ लॉजिक आया है, आई थिंक वो लॉजिक गलत है ना। बाकी ऊपर भी एक लॉजिक आया है, उस लॉजिक को मैं कहीं से कनेक्ट नहीं कर पाया हूं, है ना। पीयूष का लॉजिक है, भगवान जाने उसने क्या लिखा है वही जानता होगा शायद। एरिया वेरिया कहाँ से आ गया, डिटर्मिनेंट जीरो, भगवान जाने, वो तो कंकरेंसी में भी जीरो ही दिख रहा है। अच्छा खैर उसको छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं उसको। इसका लॉजिक थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। उसने क्या कहा कि मान लीजिए सर दो लाइन सेम हो जाए, क्योंकि उसने बोला A1 A2 हो जाए, B1 B2 हो जाए और C1 C2 हो जाए। तो आप समझिएगा बच्चे कि अगर दो लाइन सेम हो गया, एक ये लाइन है ना और दूसरी लाइन सेम है, मतलब यही लाइन है, दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन भी यही लाइन है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा बना दिया, उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, देखना, ताकि आपको फील आ जाए कि दूसरी लाइन भी यही है ना। ये है दूसरी लाइन, ताकि आपको दिख जाए आगे पीछे लाइन है ना। और एक तीसरी लाइन है दोस्त, एक तीसरी लाइन है ऐसी, है ना, तीसरी लाइन ऐसी है। तो विल आई कॉल द थ्री लाइंस, एक लाइन दिख रहा है, एक पीछे एक आगे, सेम लाइन क्योंकि उसने एग्जांपल में लिया है, और एक तीसरी लाइन है। ये सिंस अपने कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। हाँ, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये तीनों लाइंस को आप कंकरेंट कहेंगे। इन तीनों लाइंस को क्या कहेंगे? कंकरेंट। क्योंकि कंकरेंसी का डेफिनेशन क्या था कि द थ्री लाइंस मस्ट पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो माय क्वेश्चन इज कि ये जो तीन लाइंस है, एक ये जो पीछे वाली लाइन दिख रही है ग्रीन ग्रीन, एक आगे वाली जो दिख रही है आपको पिंक पिंक, और एक जो ये दिख रही है व्हाइट व्हाइट, क्या ये तीनों एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है? आंसर इज यस, इसी सिंगल पॉइंट से ये पास कर रहे हैं। तो ये तीनों लाइंस क्या होंगे? कंकरेंट। तो अगर दो लाइन सेम हो जाएंगे तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा और उस केस में भी लाइंस कंकरेंट ही हैं। लेकिन जब हम ये केस लेंगे पैरेलल वाला, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जीरो होने के बावजूद लाइंस कंकरेंट नहीं है। तो ये बेसिक्स है इसका, इसके नो का, है ना। बाकी और कुछ हो, जैसे इससे ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा गया है, अगर उसको थोड़ा समझा पाएंगे क्या लिखा गया तो अच्छी बात है, लेकिन उस स्टेटमेंट का इस तरह से कुछ लेना देना लगा नहीं मेरे को, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा उस पर। हाँ, तो इस सिचुएशन को देख लीजिएगा, अगर दो लाइन कभी सेम हो जाए और तीसरी लाइन उसको काट रही है तो उसको कंकरेंट ही कहेंगे। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, इफ द लाइंस p1x plus q1y plus 1 equal to 0, p2x plus q2y plus 1 equal to 0 and p3x plus q3y plus 1 equal to 0. If the lines p1x plus q1y plus 1 equal to 0, p2x plus q2y plus 1 equal to 0 and p3x plus q3y plus 1 equal to 0 are concurrent, then find the area of the triangle formed by, बहुत इजी सवाल है बच्चों, है ना, हो जाना चाहिए सबसे, फटाफट से बताइए। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय p1 q1 p2 q2 एंड p3 q3। चलिए, मेरे ख्याल से काफी इजी सवाल था, बट इतना टाइम मतलब आई थिंक कुछ ज्यादा ही लग गया। ये तीनों लाइन कंकरेंट दिया हुआ है, तो ये तीनों लाइन कंकरेंट दिया हुआ है, तो कंकरेंसी का कंडीशन a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। हम लोग बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू जीरो लेंगे। अब बोल रहे हैं कि इसका ट्राइंगल का एरिया बतलाना है, तो अगर हम इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल बतलाएंगे तो हाफ, और आपको पता है कि अगर कोऑर्डिनेट्स x1 y1 1 है, x1 y1 है, x2 y2 x3 y3, तो ऐसे ही एरिया निकलता है। तो ये तो इतना सस्ता सा सवाल है ना, 2 सेकंड में इसको क्रैक करना था आपको। इसकी वैल्यू सीधा सीधा हाफ इनटू कितनी दिख रही है? 0, सो द एरिया इज गोइंग टू बी 0। यस,
चलो अगले सवाल पे चलते हैं बॉस। इफ द लाइंस है ना कॉस स्क्वायर ए इंटू एक्स प्लस कॉस ए इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इफ द लाइंस कॉस स्क्वायर ए इंटू एक्स प्लस कॉस ए इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, cos स्क्वायर b इंटू एक्स प्लस कॉस b इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, cos स्क्वायर c इंटू एक्स प्लस कॉस c इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आर कंकरेंट। इसको पोल वाला क्वेश्चन बना लेते हैं, आर कंकरेंट देन ट्राइंगल एबीसी, है ना, एक ट्राइंगल होगा एबीसी, हाँ उसी के एंगल्स एबीसी है ना, देन ट्राइंगल एबीसी मस्ट बी, पहला है स्केलेन ट्राइंगल, दूसरा है आइसोक्लेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, चौथा है यानी डी है नन ऑफ अबव। जिनका ग्रीन आ रहा होगा मान लीजिए उनका सही है ना। ओके गाइस, लेट्स सी। इसका अगर कंकरेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे भाई कॉस स्क्वायर ए कॉस ए 1, कॉस स्क्वायर बी कॉस बी 1 एंड कॉस स्क्वायर सी कॉस सी 1, ये इसकी वैल्यू होनी चाहिए दोस्त 0 के बराबर, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 के बराबर, है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। मुझे तो जो लग रहा था कि उस पर सबसे ज्यादा आंसर आएगा थर्ड वाला, वो तो किसी ने शायद टिक ही नहीं किया। फर्स्ट बड़े बच्चों ने किया है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्यों। ये डिटर्मिनेंट अगर 0 हो रहा है तो याद कीजिए ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, ए स्क्वायर a1 बी स्क्वायर b1 सी स्क्वायर c1। जिन्होंने डिटर्मिनेंट के लेक्चर्स देख लिए होंगे, है ना, मैंने अपलोड कर दिए थे आपके। तो ए स्क्वायर a1 बी स्क्वायर b1 और सी स्क्वायर c1, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो भाई किसी ना किसी को तो 0 होना ही पड़ेगा। हाँ जरूरी नहीं कि सब 0, किसी एक को कम से कम 0 होना पड़ेगा, किसी एक को कम से कम 0 होना पड़ेगा। कोई बोले सर ये वाला 0 हो गया, cos इक्वल टू cos भी आ गया, तो भाई a इक्वल टू बी तो होगा ही, या फिर b इक्वल टू सी होगा, या फिर c इक्वल टू a होगा। तो आप इस चीज को समझना है, कम से कम एक को 0 होना है, तो या तो a और b सेम होगा, या b और c सेम होगा, या c और a सेम होगा। कोई बोले सर 2 से ज्यादा भी 0 हो सकता है, या 2 भी 0 हो सकता है, आंसर इज यस। उस केस में ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को भी आइसोसेलेस कह सकते हैं आप। ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस, बट ऑल द आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका निकल के आएगा वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि कम से कम 2 को तो बराबर होना ही पड़ेगा। क्या कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। इफ A is not equal to P, B is not equal to Q, C is not equal to R, and the lines px plus by plus c equal to 0, ax plus qy plus c equal to 0, ax plus by plus r equal to 0. If A not equal to P, B not equal to Q, C not equal to R, and the lines px plus by plus c equal to 0,
एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स प्लस बी वाई प्लस आर इक्वल टू 0, आर कंकरेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको भी हम पोल बना देंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P अपॉन P माइनस ए प्लस Q अपॉन Q माइनस बी प्लस R अपॉन R माइनस सी, है ना। इसके ऑप्शंस दे देता हूं यहां पे, है ना। ऑप्शन ए इज 0, बी इज 1, सी इज 2, डी इज 3। दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस गाइस, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहली चीज है कि अगर ये तीनों लाइंस कंकरेंट है बच्चों, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 लिखनी पड़ेगी आपको, है ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या लिखोगे, पी बी सी, पी बी सी, ए क्यू सी, and then is ABR, and this determinant has to be 0, this determinant has to be 0, चेक कर लो आप। अब हमें ये टाइप का एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी टाइप का। अब कैसे बनाए, सुनेंगे ध्यान से। तो बच्चों P माइनस ए तो बनता हुआ दिख रहा है मुझे, क्या लग रहा है मुझे कि मैं R2 को लिख दूं R2 माइनस R1, और R3 को भी लिख दूं R3 माइनस R1। ये सब डिटर्मिनेंट के लेक्चर्स में सिखाए गए हैं ना। तो R2 को लिख दूं R2 माइनस R1 और R3 को लिख दूं R3 माइनस R1, यानी कि पहला रो तो बिल्कुल सेम टू सेम रह गया। पीबीसी R2 माइनस R1 करोगे तो A माइनस P, फिर कितना आएगा Q माइनस B, और फिर आएगा C माइनस C, दैट इज 0। फिर अगला देखना A माइनस P, फिर अगला आएगा B माइनस B, और फिर R माइनस C। ये बन गया। अब मेरे को दिख रहा है कि एक आध 0 तो बन ही गया है, तो मैं थर्ड रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूं, है ना। तो एक्सपैंड अलोंग R3, एक्सपैंड अलोंग R3, R3 के अलोंग एक्सपैंड करिएगा तो देखिएगा A माइनस P के साथ क्या क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। A माइनस P के साथ क्या आएगा, A माइनस P के साथ आएगा B इंटू 0, है ना। तो यानी कि दैट इज 0 माइनस, है ना, B इंटू 0 दैट इज 0, और C इंटू Q माइनस B, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 0 के साथ तो खेल खत्म हो चुका है, प्लस R माइनस सी, और ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है, ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, ओहो, ब्रैकेट के अंदर देखिएगा तो P इंटू क्यू माइनस बी चलेगा, एंड माइनस P इंटू क्यू माइनस बी, और P इंटू क्यू माइनस बी माइनस B इंटू A माइनस P, है ना। ये 0 के बराबर आ जाएगा। इज दिस क्लियर फॉर ऑल, है ना। अब देखना इस माइनस साइन का, देखना ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट आएगा, तो इस माइनस साइन को इसमें डाल देते हैं हम लोग, तो ये P माइनस ए हो जाएगा, इंटू सी हो जाएगा, इंटू क्यू माइनस बी हो जाएगा, है ना। माइनस साइन को इधर डाल दिया, है ना। तो ए माइनस पी का P माइनस बी, इसका देखिएगा R माइनस सी, P इंटू क्यू माइनस बी, बढ़िया। अब यहां देखना ये इधर जाएगा तो माइनस आएगा, तो बट मैं प्लस में ही लिख रहा हूं, है ना। तो R माइनस सी B, और ये माइनस साइन को फिर से इसके अंदर डाल दो तो P माइनस ए, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिएगा, P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी है, तो इसको देखकर एक फील आ रहा है कि डिवाइड कर देते हैं पूरे को इस प्रोडक्ट से, इस प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई दिस, और सबको अलग अलग करके लिखते जाओ, सबको अलग अलग करके लिखते जाओ। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी, ध्यान से देखना बच्चों, है ना। तो P माइनस ए और Q माइनस बी तो कट जाएगा, बचेगा क्या, C अपॉन R माइनस सी, पहला टर्म, पहला टर्म। दूसरा P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी से ये भी डिवाइड हुआ है, तो देखो Q माइनस बी, R माइनस सी कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा, P अपॉन P माइनस ए, प्लस
अगले वाले में देख सकते हो P माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी, तो P माइनस ए आर माइनस सी कट जाएगा, बचेगा B अपॉन क्यू माइनस बी एंड दैट इज 0। तो आंसर ए नहीं है क्योंकि आंसर ए इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो तो एक तो P अपॉन P माइनस ए है, ये वाला, ये देखना सेम टू सेम P अपॉन P माइनस ए, लेकिन अगला टर्म Q अपॉन Q माइनस बी है, जबकि हम यहां देखना Q अपॉन Q माइनस बी है, जबकि यहां B अपॉन Q माइनस बी है। फिर R अपॉन R माइनस सी है, तो यहां देखो C अपॉन R माइनस सी है, तो हम लोग बोले सेम चीज नहीं है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि 1 1 इसमें जोड़िए, तो 1 प्लस सी अपॉन आर माइनस सी प्लस पी अपॉन पी माइनस ए प्लस बी अपॉन क्यू माइनस बी प्लस 1, और 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर 2, है ना, 0 प्लस 2। इसको जरा इकट्ठा कीजिए, इसको लिखिएगा तो आर माइनस सी, और ऊपर आएगा बच्चों आर माइनस सी प्लस सी, तो सी तो कट जाएगा ना, यानी आर अपॉन आर माइनस सी आ गया, ठीक बात है। P अपॉन पी माइनस ए, और इन दोनों को इकट्ठा कीजिए तो Q माइनस बी, बी प्लस क्यू माइनस बी, तो देखो बी भी कट जाएगा, है ना। तो अब आप देख लो ध्यान से, तो P अपॉन पी माइनस ए, Q अपॉन क्यू माइनस बी और R अपॉन आर माइनस सी की वैल्यू कितनी के बराबर आ जाएगी 2, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर आएगा बच्चों दैट इज गोइंग टू बी कैलकाटा। देख लो, फिर भी कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप मेरे को। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। Let lambda and alpha belongs to R। आगे लिखिएगा the lines lambda x plus sin alpha y plus cos alpha equal to 0। lambda x sin alpha y plus cos alpha equal to 0, x plus cos alpha into y plus sin alpha equal to 0। ठीक है ना। आगे लिखिएगा if the above lines are concurrent, then find range of lambda, then find range of lambda। करो बच्चों सॉल्व और बताओ। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। जैसे ये तीनों लाइंस कंकरेंट दी हुई है ना, ये तीनों लाइंस अगर कंकरेंट दी हुई हैं तो फिर से डिटर्मिनेंट 0 करने पे आ जाएं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना, 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड देन कम्स -1 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रही होगी, है ना। जब इसको आप ओपन करोगे, मान लो फर्स्ट रो के अलोंग ओपन कर रहे हैं, एक्सपैंड अलोंग रो 1, एक्सपैंड अलोंग R1, सॉरी C1 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 मतलब कॉलम 1 के अलोंग, तो लैम्डा इंटू कितना आएगा देखना, ये आएगा पहले तो कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहां देखो माइनस में इसका मल्टीप्लीकेशन मतलब माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, यहां याद रखिएगा यहां पे किसका आता है माइनस साइन, -1 इसका क्या आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा विथ माइनस साइन, तो दैट इज माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। चेक करते रहना बच्चों आप भी, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और इधर से भी माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, एंड लास्ट देखना -1 के साथ आएगा आपका, -1 के साथ देखना साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा,
एंड दैट इज इक्वल टू 0, है ना? क्यों? क्योंकि ये है। अब देखना, अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज तो देखो बेटा माइनस लैम्डा हो गई, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, और माइनस बाहर आ गया। अच्छा ये देखो -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज साइन 2 अल्फा। इस माइनस साइन को अंदर ले जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, तो दैट इज कॉस 2 अल्फा। तो अब आप देख सकते हो कि लैम्डा की वैल्यू यहां से आ रही है बच्चों cos 2 अल्फा प्लस sin 2 अल्फा। याद है आपको इसका रेंज कैसे निकालते हैं बच्चों? a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा का रेंज कैसे आता था? माइनस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब लैम्डा की वैल्यू माइनस ऑफ √2 से √2। तो ये आपको क्लासेस में बताया गया है ना ऑलरेडी। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में भी आया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो दिस इज लैम्डा की वैल्यूज -√2 से √2 चेक कर लीजिए। फिर भी कुछ पार्ट नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं। डन हो गया हो तो डन लिख दीजिएगा। चलिए डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में डाल रहे हैं होमवर्क के लिए आपके, तो इसको ट्राई कर लीजिएगा घर पे, फिर अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। इफ BC इज नॉट इक्वल टू AD, if BC is not equal to AD and the lines sin 3 theta into x plus AY plus B equal to 0, sin 3 theta into x plus AY plus B equal to 0, cos 2 theta into x plus CY plus D equal to 0, and then is 2x plus A plus 2C into y plus B plus 2D equal to 0, are concurrent, then find जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा। जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में सिखाया गया है, ट्राई कीजिएगा। देन फाइंड जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो बच्चों इसको लिख लीजिएगा, हम लोग इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप एवरीवन हैज रिटन, है ना? और नहीं तो फिर जब अपलोड करेंगे तो वहां से लिख लीजिएगा, है ना? नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या चीज है, बट धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा मेहनत अपनी तरफ से कीजिए, प्रयास अच्छा कीजिए, सुंदर कीजिए, बार बार कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बतलाया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें अमूमन हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है सीखने में, क्योंकि इसमें रिविजन्स काफी चाहिए होते हैं। जब तक हम इसमें अच्छे से रिविजन्स नहीं करते हैं तब तक ये बढ़िया से सेटल नहीं होता है ना। इसको काफी अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स है, अभी तो स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, और आपने देखा भी होगा कि स्ट्रेट लाइन में जानबूझ के बहुत थोड़ा आराम आराम से भी करवा रहा हूं। उसका रीजन भी है कि ये सीखना बहुत जरूरी है अच्छी तरीके से, राइट? अगर इसको ढंग से नहीं सीखेंगे, अगर मैंने भी कराने के लिए तो मैं करा सकता हूँ, कितने पेज पे करा सकता हूँ, है ना? इलस्ट्रेशंस वगैरह भी थोड़े बहुत 19-20 करके काम चलाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा बस ये पर्पस है कि आप इसको अच्छी तरीके से सीखिए। तो आपका भी यही पर्पस रहेगा, अलाइन रहेंगे कि भाई इसको थोड़ा रिवीजन अच्छे से कर लेंगे तो आगे चल के आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा आसान महसूस कीजिएगा। नहीं तो बच्चों को डिफिकल्टी आती है। रीजन क्या है डिफिकल्टी का? कि ये रिक्वायर करता है, ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए इसमें। मतलब इन्हीं सब चीजों को बार बार आपको करने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? अभी आप शीट भी कर रहे होंगे तो कोई सवाल किया, बहुत समय लग गया, आराम आराम से देख रहे हैं,
5 7 8 मिनट निकल गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो सारी चीजें होंगी। लेकिन आपने अगर मेरे सवालों को सॉल्व करने का तरीका देखा होगा, डायग्राम बनाइए, पढ़िए, लैंग्वेज को अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद फिर उस पर देखिए कि किस चीज को रिक्वायर, मतलब कौन सी चीज डिमांड कर रहे हैं, उसमें हम क्या निकाल सकते हैं। एक तो ये भी अपना पर्सपेक्टिव देखिए कि इसमें मैं क्या क्या चीजें निकाल सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, व्हाट डिफरेंट ऑप्शंस आई हैव, और उसको डिमांड डिमांड किस चीज की है। तो फिर जब उस तरीके से सोचिएगा तो शायद आपको थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया दिखने लग जाएगा। और यकीन मानिए कि इनके सवाल करना आपको जेई एडवांस में, जेई मेन में आसान होता है, लेकिन इट विल रिक्वायर सर्टेन टाइम, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा रिवाइज वाइज अच्छे से कीजिएगा बच्चों, तो ही जाके बात बनेगी, वो बहुत मजा आएगा, है ना। उसके बाद तो चलिए हम देखते हैं अगला जो स्ट्रेट लाइन का मस्त वाला है, फैमिली ऑफ लाइंस। अब हम बात करने वाले हैं फैमिली की, है ना, बात करने वाले फैमिली की। हाँ, इधर उधर मत जाइएगा, लाइंस के फैमिली की बात करने वाले हैं, राइट। तो फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में बात करने वाले हो। अब वो सोचोगे लाइंस में फैमिली, काहे की फैमिली, कौन सी चीज की फैमिली आ गई। बोलने का तरीका है ना, समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर मान लीजिए दो फिक्स लाइंस हैं, you have got two fixed lines, one of them is suppose L1 equal to 0, L1 equal to 0 से आप लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक लाइन है दोस्त L2 equal to 0, there is another line L2 equal to 0। कैसी भी लाइन हो सकती, ओहो इतनी बुरी नहीं, कैसी भी लाइन हो सकती है, L2 equal to 0, एक L1 equal to 0, एंड यू कैन नोटिस एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइंस का, P, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइंस का, जिसका नाम हमने क्या रखा है, P। अब आप देख सकते हो इस पॉइंट P से बहुत सारे लाइंस जा रहे होंगे, इस पॉइंट P से इनफाइनेटली मेनी लाइंस आर पॉसिबल। आप सभी को पता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस आप बना सकते हो, है ना। तो देयर आर इनफाइनेटली मेनी लाइंस, देयर आर इनफाइनेटली मेनी लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो ये जितनी भी लाइंस हैं जो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है, जो L1 इक्वल टू 0 एक लाइन है, L2 इक्वल टू 0 एक लाइन है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये सी जितनी भी लाइन जा रही हैं, वो जितनी भी लाइंस है उनको हम एक फैमिली कहते हैं समझ रहे हो ना। इस फैमिली में आप समझ रहे हो, ज्वाइंट फैमिली एकदम बहुत सारे लोग हैं, है ना, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, इस ज्वाइंट फैमिली के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये दो फिक्स मेंबर्स हैं इस फैमिली के, है ना, दो फिक्स मेंबर्स तो होनी चाहिए फैमिली में, तभी फैमिली आगे बढ़ेगी। तो L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, इन सबको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। इस फैमिली की इक्वेशन को कैसे लिखें, आप बोल रहे उससे पहले मैं आपको बतला देता हूं। आपको देखने में हो सकता है थोड़ा अजीब लगे कि यार ये कैसी फैमिली, आई डोंट लाइक दिस फैमिली। नहीं नहीं नहीं, आपको लाइक करना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड सवाल करने पड़ेंगे और ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, है ना। और ऐसी चीजें आगे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगी, तो देख के घबराना नहीं, समझने की कोशिश करना है और फिर उसको आत्मसात करना है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि L1 0 और L2 0, L1 0 इज अ लाइन, L2 0 इज अ लाइन। L1 क्या होगा, एक्स वाई में एक लीनियर होगा ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 ऐसे कुछ होगा, है ना। L2 कैसा होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो हम लोग बोले कि इन दोनों की फैमिली ऑफ लाइंस को ऐसे लिखते हैं L1, इन दोनों की फैमिली ऑफ लाइंस को हम ऐसे लिखते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अब बोलोगे ये लैम्डा 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 कहां से आ गया। नहीं बेटा घबराना नहीं है ना, पहले ही बोल दिया था, है ना, कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अब बोलोगे लैम्डा क्या कर रहा है, सुनना रहता है। हेलो, लैम्डा इज समथिंग वेरिएबल बट रियल, है ना, लैम्डा इज समथिंग वेरिएबल बट रियल। तो हम लोग बोले कि दिस इज कॉल्ड एज फैमिली ऑफ लाइंस। कोई बोले बिल्कुल नहीं चमका सर, बिल्कुल सही बात है, कैसे चमकेगा, अभी समझाया ही नहीं है ना। तो पहले तो हम लोग पहले एक दो लाइंस लिखते हैं इंग्लिश में, फिर इसको समझाने की कोशिश करते हैं ना। तो लिखिएगा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, equation of family of lines passing through, equation of family of lines passing through the point of intersection, equation of family of lines passing through the point of intersection, equation of family of lines passing through the point of intersection of two fixed lines, equation of family of lines passing through the point of intersection, equation of family of lines passing through the point of intersection of two fixed lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0, of two fixed lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0 is given by
of two fixed lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0 is given by L1 plus lambda L2 equal to 0 is given by L1 plus lambda L2 equal to 0. Lambda belongs to R. Lambda belongs to R. यहां तक चित्र वित्र सब बना लीजिएगा, है ना, तभी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मोड में आएंगे. चलिए, तो मेरे ख्याल से L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, इसको अब एक्सप्लेन करने की बारी आ गई. ये L1 क्या चीज टाइप का है भाई? लाइन है ना, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 टाइप का होगा. ये L1 टाइप का होगा. नहीं, ये L1 है. ये L2 क्या होगा? L2 टाइप इक्वल टू 0, मतलब ऐसा कुछ होगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, है ना, ऐसा होगा. तो जब आप इसको लिखिएगा ना बॉस, इसको, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा A1x प्लस B1y प्लस C1 और प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2, ऐसा यही दिखेगा. L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0. अब यहां पे एक चीज समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, एक लाइन ही तो है, क्योंकि लाइन का क्या होता है फंडा? लाइन का फंडा होता है कि लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. आपने देखा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो अगर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो व्हाट इज लाइन? लाइन इज लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. जो भी आपने आज तक लीनियर इक्वेशन देखी, आपको समझ में नहीं आया कि वो लाइन ही तो है. तो यानी कि हर एक लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई एक लाइन है. तो भाई ये जो बना है लैम्डा तो कोई नंबर ही है ना. तो जब आप इसको लिखिएगा तो A1x प्लस लैम्डा A2x, यानी A1 प्लस लैम्डा A2 इंटू एक्स, ऐसे कुछ आएगा ना. तो अल्टीमेटली ये भी लीनियर इन एक्स एंड वाई है, ये भी लीनियर इन एक्स एंड वाई है. तो अल्टीमेटली जो बनेगा, आप सिंप्लीफाई करके सोचिए, तो लीनियर इन एक्स एंड वाई ही बनेगा. मतलब पक्की बात है कि ये एक लाइन है ना, ये पक्की बात है. पॉइंट नंबर 1 कि ये एक लाइन है, इट इज अ लाइन. अच्छा सर, समझ में आ गई बात. दूसरी बात, ये जो पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कुछ है. मानने भी क्या जा रहा है? पॉइंट P है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा ही, है ना, कुछ कोऑर्डिनेट होगा. मैं निकाल नहीं रहा हूं, मैं अज्यूम कर ले रहा हूं x1 y1 उसका कोऑर्डिनेट. अब सोचिए बच्चों, x1 y1 अगर इसका कोऑर्डिनेट है, तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? यस. क्यों? क्योंकि P पॉइंट इस लाइन के ऊपर का पॉइंट है, तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ सर? अरे यार, x1 y1 को रखिएगा तो ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा. यही तो होता है सेटिस्फाई करने का मतलब. दूसरी बात, x1 y1 L2 पे भी है, यानी x1 y1 इसको भी 0 कर देगा, इस एक्सप्रेशन को भी 0 कर देगा. मतलब क्या हुआ सुनना, जब आप इस लाइन पे x1 y1 रखिएगा तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि x1 y1 L1 को सेटिस्फाई कर रहा है और x1 y1 L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा. यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इट सेटिस्फाइज कोऑर्डिनेट ऑफ P. बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा, इट सेटिस्फाइज कोऑर्डिनेट ऑफ P. तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई एक लाइन है और ये एक P के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है. तो देखो, एक लाइन है और P के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है, मतलब P से पास कर रहा है. तो यानी आप लैम्डा को चेंज करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग तरह की लाइंस आएंगी और वो सारी लाइंस P से पास कर रही होंगी. तो अपने को ये चमका गया कि वो जितनी भी लाइंस इस P से पास कर रही होंगी, वो किसी ना किसी लैम्डा के लिए आ ही जाएंगी, वो किसी ना किसी लैम्डा के लिए आ ही जाएंगी. तो यानी अब यहां से आपको थोड़ा तो चमक गया होगा, या हो सकता है पूरा ही चमक गया होगा, कि भाई L1 0 L2 0 दो फिक्स लाइंस हैं और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइंस की फैमिली को अगर लिखना है तो आई मस्ट राइट इट एज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0. इसमें क्या हुआ भैया? इसमें एक चीज हुई कि ये लाइन की इक्वेशन ही रही. दूसरी बात, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर गया, यानी एक लाइन है जो P से पास कर रहा है, तो लैम्डा चेंज होगा, तो इस फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट क्या आएंगे? मेंबर्स आ जाएंगे. डिफरेंट डिफरेंट क्या आ जाएंगे? मेंबर्स आ जाएंगे. तो इसमें जो भी चीज आपको समझ में आई खुद से लिख सकते हैं. बाकी मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया है कि ये एक फैमिली ऑफ लाइंस हैं जो P से पास कर रहे होंगे. यस. ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, है ना. एक क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना. इसको आपको घर पे ट्राई करके आना है. ठीक है. तो क्या होता है कि लैम्डा को अलग अलग तरीके से दिया जाता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं आपके लिए लिख रहा हूं. मतलब और भी हो सकती हैं, बट कुछ पार्ट हम कर रहे हैं. गिवन
L1 is 3x minus 4y plus 6 equal to 0, and L2 is x plus y plus 2 equal to 0, and L2 is x plus y plus 2 equal to 0. Find the equation of line through the point of intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0, and इसके अलग अलग पार्ट है ना, सबका मेन फ्रेम सवाल यही होगा, पार्ट्स अलग अलग है ना। एंड पहला पार्ट है पासेस थ्रू 3,1 है ना, सबको सॉल्व करना है आपको। पैरेलल टू लाइन 2x plus 3y plus 7 equal to 0, perpendicular to line 2x plus 3y plus 7 equal to 0 has equal intercepts on coordinate axis has equal intersect on coordinate axis at a distance of 5 units from origin at a distance of 5 units from origin whose y-intercept is 3, situated at a maximum distance from the point P2, 3 concurrent with the lines x plus 3y plus 1 equal to 0 and 2x minus y plus 2 equal to 0. Area intercepted by the line and coordinate axis is 10. है ना, and touching the curve
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ये 10 पार्ट है इसी सवाल के, है ना। ठीक है, तो फैमिली ऑफ लाइंस में एक तो इस तरीके से सवाल आता है कि भाई 2 लाइंस दिया हुआ है और फिर एक एक्स्ट्रा कंडीशन देकर लैम्डा वैम्डा निकलवा के उस लाइन या उस मेंबर तक पहुंचे। और दूसरा एक और होता है जो हम लोग अगली क्लास में डेफिनेटली देखने वाले हैं। होमवर्क में अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूं, जो ये है इनको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग अगली क्लास में देखते हैं, और होमवर्क भी जो डिस्कस होगा ना, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो होमवर्क डिस्कशन जो है वो हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, आप लोग इस सवालों को लिख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, है ना।